हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि यार क्या हुआ था, कुछ टाइम मतलब एक दो दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि रीजन ये था कि भाई जो मतलब कोर्ट वगैरह भी ओपन हुआ है तो इस वजह से टाइम वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। आपके जो भी लीगल अफेयर के मैटर है, करंट के हैं, या फिर आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो इधर जो अभी हमने एक उस पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक वीडियो बनाई थी, तो आकर आप वो देख सकते हैं। लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड वो टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बात अभी भी इसकी चल रही है और आगे भी 2024 तक, जब तक इसके ऊपर मेरे हिसाब से लॉ नहीं आ जाता, जब तक कोई एक्ट ये नहीं बन जाता, तब तक ये बातें चलती रहेंगी। तो वो जाके वीडियो जरूर देखना, आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि भाई आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फॉर्म वगैरह भी निकल चुके हैं क्लैट वालों के लिए, तो जाइए फॉर्म वगैरह फिलअप कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। बाकी शुरू करते हैं हमारी सेकंड वीडियो कर लीगल करंट अफेयर के ऊपर। तो इसमें यह है कि भाई, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, मैं भूल जाता हूँ क्या ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। आपको लो एंट्रेंस से रिलेटेड, चाहे क्लैट हो, एलेट हो, एलसैट हो, या फिर कोई और आपका स्लैट हो, कोई और आपका एग्जाम है लो का, एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। फटाफट से आते हैं हमारे लीगल करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर। तो इसके अंदर हम दो चीजें आज कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो मैं भी नहीं चाहता हो जाए। तो इसके अंदर दो हम टॉपिक कवर करेंगे। एक तो एडॉप्शन को लेकर है, जो भी रिसेंट तेलंगाना हाई कोर्ट ने कुछ मतलब कहा है उसके ऊपर, वो चीज। और दूसरी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं ऑफ इंडिया, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर आपको कुछ बातें बतानी है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली जो न्यूज है। इसके अंदर ये है कि अडॉप्टेड चाइल्ड कांट बी क्लेम शेयर इन बर्थ फैमिली प्रॉपर्टी, तेलंगाना हाई कोर्ट। तो यहां से भी आपको थोड़ा बहुत अगर शायद वो समझ आया या नहीं आया। इसके अंदर यह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई एडॉप्टेड चाइल्ड है, यानी कि जिसको अडॉप्ट किया गया है, वो क्लेम नहीं कर सकता शेयर का। शेयर किसमें? प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, वो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर क्लेम नहीं कर सकता। कहाँ पे? जहां पर उसका बर्थ हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए ए है, ए पैदा हुआ बी के घर में। ठीक है, ए पैदा हुआ बी के घर में। अब सी ने क्या काम करा? सी ने ए को कर लिया एडॉप्ट। ठीक है, जब ए ने सी को एडॉप्ट कर लिया, तो अब ए ने क्या काम करा? मान लीजिए सी ने इसको अब एडॉप्ट कर लिया। अब ए ने क्या काम करा? ए ने भाई बी से क्लेम कर दिया कि भाई मैं, अगर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बट मैं इसका भी तो हिस्सा हूँ, बी के उसका। तो बी पे जो प्रॉपर्टी थी, वो ए ने अपना पार्ट उसमें से क्लेम कर दिया। ठीक है, सी ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है। तो इसमें कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इस सिचुएशन में, इस पूरी सिचुएशन में जो आपका है कौन? ए प्रॉपर्टी बी से क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, बी से प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सी से प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। उसका उसमें राइट है, बी के प्रॉपर्टी में राइट नहीं है। अब कैसे है, किस सरकम इंस्टेंसेस पे है, क्यों है, उसकी बात हम करेंगे। इन के ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह देखेंगे और जजमेंट देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसका तेलंगाना हाई कोर्ट का इस पर क्या व्यू है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनके अंदर ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर से ले लिए गए थे और ये सब आया है, और ये न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर भी चीजें आती है। तो अच्छा आपके लिए, अगर आपको पहले से इन चीजों की नॉलेज हो, जब वहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत वहां पर नहीं होगी। तो आते हैं फैक्ट ऑफ द केस देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हुआ क्या कि भाई कोर्ट के अंदर, जो वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है तेलंगाना में, वहां पर एक केस फाइल किया जाता है। सूट बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी सूट वर्ड आए ना
तो ये सूट वो सूट मत समझ लेना जो शादी ब्याहों में पहन के जाते हैं पार्टी वगैरह में। ये सूट वो सूट नहीं होता। ये सूट को बोला जाता है केस। जब हम किसी पर केस कर देते हैं ना, ठीक है, जब हम किसी पर केस कर देते हैं तो ये सूट बोला जाता है। और केस भी कौन सा? सिविल वाला, ये वाला, ये वाला। जब सिविल केस हम उसको किसी पर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सूट। बट ये सिविल में ही बोला जाता है। अगर क्रिमिनल केस होता है तो क्रिमिनल केस ही बोलते हैं, सूट नहीं बोलते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए कहीं भी, क्योंकि जो क्लैट है, क्लैट हो गया आपका या बाकी जो अदर एंट्रेंस एग्जाम है, उनमें वो बहुत आ रहा है कि आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा उसमें, ठीक है, पैसिव फॉर्म में बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन। तो सारा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए आपको लीगल स्पेशली वर्डों का पता होना चाहिए। तो कहीं भी लीगल वर्ड अगर आप देखते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो सूट का मतलब जहां भी आप पढ़े उससे समझ जाए कि ये बात कर रहा है सिविल केस की। व्हेन अ सूट वाज फाइल्ड बिफोर सिविल कोर्ट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन से मतलब है कि भाई कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी के हिस्से जैसे मान लो भाई 4 में बंटनी है, ठीक है, तो सेपरेट कोई अपना पोजीशन मांग रहा है, ठीक है, यानी कि ये मांग रहा है या फिर ये मांग रहा है या ये सेपरेट पोजीशन होता है, उस पर अपना अधिकार कर लेना, आपके अंडर में वो चीज आ गई। तो पार्टीशन वही होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, या तो मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है सी बंदी की, सी मान लो फादर की है, फादर की है, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी मिल रही है नहीं मिल रही, लड़ाई बज रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी किसी भी कारण से नहीं दी जा रही, तो आप, जाहिर सी बात है, जब आप कह रहे हो भाई मेरे को, मेरा भी हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में, मेरे को भी कुछ ना कुछ चाहिए प्रॉपर्टी से, और वो आपको मिल नहीं रही है प्रॉपर्टी, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप चले जाओगे कोर्ट। जाहिर सी बात है आप कोर्ट जाओगे, तो कोर्ट जाके, तो ऐसे ही इन्होंने क्या करा भाई साहब ने, इन्होंने केस डाला सिविल कोर्ट में पार्टीशन क्लेम करने के लिए और सेपरेट पोजेशन मांगा प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब जो ये भाई साहब थे, इनको, ये एडॉप्टेड थे, इनके कोई मैटरनल अंकल थे मदर की तरफ से, ठीक है, मैटरनल से मदर, पैटर्नल अंकल आ जाए तो फादर की साइड से। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैं से माँ, मैं से मैटरनल, एम से माँ, एम से मैटरनल, पी से पापा, पी से पैटर्नल। आपको ऐसे याद रहेगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है याद करने में मैटरनल अंकल, मैं तो भाई ऐसे ही याद करता हूँ, हकीकत बताऊँ, क्योंकि भाई दिमाग में नहीं रहता यार कई बार, और इंग्लिश अपनी काफी बहुत बढ़िया है वैसे भी, पहले से आप समझ ही रहे हो। तो इसमें मैटरनल से एम से मदर, एम से मैटरनल, ठीक है, पी से पापा, पी से पैटर्नल, ऐसे याद रखना। तो मैटरनल अंकल ने एडॉप्ट किया था इन भाई साहब को, जो ये हिस्सा मांग रहे हैं, ठीक है। एंड अपॉन फाइंडिंग आउट अबाउट इट्स पोजेशन ही फाइल्ड ए सूट सीकिंग शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो ये केस जो डाला गया उसके अंदर ये पोजेशन क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है, बाय बर्थ। जो मतलब जिस फैमिली में ये पैदा हुआ है ना, उस फैमिली के अंदर वो अपना शेयर मांग रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बार समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ए को, भाई जैसे ए को बी ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, बट ए पैदा किसके घर पे हुआ था? पैदा हुआ था सी के घर पे, बट इसको बी ने अडॉप्ट कर लिया ए को। तो अब ए जो प्रॉपर्टी मांग रहा है वो सी से मांग रहा है। अब वो सी को कह रहा भाई मेरे को प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो। ये केस है, सी ने कर दिया मना, भाई हम क्यों दे तेरे को, तुझे तो बी ने अडॉप्ट कर लिया, बी से मांग, बी तेरी देख रेख कर रहा है। बट ए को जब हिस्सा नहीं मिला, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ए को हिस्सा नहीं मिला, तो ए ने क्या काम करा? ए ने केस कर दिया। तो अब हुआ क्या, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस किया गया, तो इसके अंदर जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने, जो आंध्र प्रदेश की ले डाउन बाय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, एक जजमेंट दी गई थी, ठीक है। ये जजमेंट का नाम है, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ये जजमेंट दी गई थी। इस जजमेंट का हवाला देते हुए, ठीक है, नए दुमा आप याद कर सकते हो अगर आपको याद करना, नए दुमा की जजमेंट है।
इस जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट ने ये कहा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट था, कि प्लेंटिफ का शेयर बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर जिसमें वो पैदा हुआ है, बेशक ही उसका एडॉप्शन क्यों ना हो गया हो। ठीक है, अगर जो मैंने ऊपर बताया था आपको ये वाला ए बी वाला, कि भाई बी ने अडॉप्ट कर लिया, सी के यहाँ पैदा हुआ था, तो फैमिली कोर्ट मतलब इस उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने ये बोला कि भाई ए को हिस्सा दिया जाएगा सी की प्रॉपर्टी में से। अब इसके बाद क्या होता है, इस जजमेंट का हवाला देते हुए अब क्या है, अब भाई इस जो आया ये डिसीजन, इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील फाइल की गई इस ऑर्डर के खिलाफ, जिसको डिसमिस कर दिया गया और उसके बाद रिवीजन लगाई गई। ठीक है, रिवीजन फिर से वो कर दी गई, जब अपील की रिवीजन लगाई गई उसको भी डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, अब भाई उसको भी जब वो कर दिया गया डिसमिस, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। डाइवेस्टेड, ये वही बात कह रहा कि भाई जो डिफेंडेंट है, ठीक है, और प्रेफर्ड अपील जो करी गई उसमें जब जजमेंट पास की गई, वो इस केस का हवाला देते हुए डिवीजन बेंच ऑफ आंध्र प्रदेश ने एंड आल्सो एट द चाइल्ड पेरेंट्स डाइवेस्टेड। इसमें क्या हुआ कि जब ये वाली फिर जब दोबारा गए वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसको अब तेलंगाना भी हम कहते हैं, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मतलब व्यूज जजेस के आए, जिसमें ये भी कहा गया एक उसमें कि भाई जब बच्चे को गोद ले लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट में आया कि जब बच्चे को गोद ले लिया जाता है तो उसका जो राइट है, वो जो उसकी प्रॉपर्टी से वो डाइवेस्टेड हो जाता है, मतलब वहां से खत्म हो जाता है उसका राइट, ये कहा गया। फिर हवाला दिया गया सेक्शन 12B का इंडिया अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। ठीक है, इस जजमेंट को लेकर हवाला दिया गया कि भाई बाय बर्थ मिताक्षरा फैमिली में जो चाइल्ड होता है उसका राइट बनता है, उसका शेयर बनता है प्रॉपर्टी के अंदर। मिताक्षरा फैमिली, अब आपको कंफ्यूजन आ रही होगी तो मैं बता दूं, हमारे हिंदू के कॉन्सेप्ट के जो है वहां पर अप्लाई होता है हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, यही अगर आप देखोगे हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो वहां मिताक्षरा वगैरह के बारे में पढ़ोगे, कर्ता के बारे में पढ़ोगे मिताक्षरा के, तो ये एक तरह से मिताक्षरा फैमिली जो है ये एक हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हिंदू फैमिली पर एप्लीकेबल होगा। तो ये कहता है, अब जब पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो सक्सेशन एक्ट अपने आप उठ के आ जाएगा हिंदू के लिए, जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसके अंदर ये बोला जाता है कि बाय बर्थ जो है चाइल्ड का राइट रहता है प्रॉपर्टी पर, और इवन आफ्टर जब अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उसका राइट रहेगा उस प्रॉपर्टी पर। ऐसी ऐसी मतलब बातें बोली गई। जो नई दमा का केस है उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें थी। अब क्या होता है, जब ये डिवीजन बेंच के पास चला जाता है, ठीक है, अपील केम टू बी लिस्टेड डिड नॉट एग्री विद द रीजनिंग ऑफ नयुदमा। जो नयुदमा केस में बातें की गई थी डिवीजन बेंच उससे एग्री नहीं होती, तो एक तरह से डिस्प्यूट अरेस्टेड वो हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, देखिए कहानी आप समझ रहे हो, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो मैं बताता हूँ। भाई देखो, ये गए थे, ये पहले गए सिविल कोर्ट, वहां पर इनकी बात नहीं मानी, फिर इन्होंने लगाई अपील, वहां पर बोल दिया गया कि भैया जिसको अडॉप्ट किया गया है ना, ए का राइट है, ए क्लेम कर सकता है। ठीक है, नयुदमा केस का रेफरेंस देते हुए अब फिर ये गए अपील में, अपील में भी इनकी बात को नहीं माना गया। अब फिर इन्होंने लगाई रिवीजन, डिवीजन में भी इनकी बात को नहीं माना गया और ए की ही बात को सही ठहराया गया कि भैया ए ले सकता है प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, जब ये डिवीजन बेंच पे केस गया तो डिवीजन बेंच ने इस केस को देखते हुए ये कहा कि भैया जो नयुदमा केस का जो है उससे वो एग्री नहीं होते उस व्यू से, इसलिए अब ये फुल बेंच को, जो चीफ जस्टिस टू रेफर द मैटर टू फुल बेंच को भेजा गया है ये, कि भाई वो देखे इसके ऊपर क्या डिसीजन है क्या नहीं है।
तो अब यह मामला आ गया फुल बेंच के ऊपर। अब फुल बेंच क्या कहते हैं इस मैटर में, वो मैं बात करता हूं, ठीक है। अब ये फुल बेंच बात ये कहती है कि भैया जो वेरियस जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की देखी जाए, उसके हिसाब से हिंदू लॉ के अंदर अगर जो सेक्शन 12 है इस एक्ट का, कौन सा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, ठीक है, वो जो बात कहता है वो ये कहता है सीवरेंस फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स एंड क्रिएटिंग न्यू राइट विद एडॉप्टेड पेरेंट्स। उसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अगर बच्चा एडॉप्ट हो चुका है तो उसका जो राइट है, ठीक है, प्रॉपर्टी से, वो खत्म हो जाएगा, और वो राइट किस कहाँ क्लेम करेगा, फिर वो जो एडॉप्टेड पेरेंट्स है उनसे नहीं करेगा जहां पर वो पैदा हुआ है, जहां बर्थ उसको मिला है उनसे नहीं करेगा, अगर उसको एडॉप्ट कर लिया गया है। तो आपको समझ आ गया होगा धीरे धीरे अब कोर्ट का कहाँ फेवर जा रहा है, कोर्ट का फेवर यहाँ जा रहा है कि भाई ए प्रॉपर्टी क्लेम उनसे नहीं कर सकता जहां वो पैदा हुआ है। किन से क्लेम कर सकता है, उनसे क्लेम कर सकता है जहां पर अब उसको गोद ले लिया गया है। अब यहां पर कोर्ट ने कुछ बातें अपनी सजेस्ट करी, तो वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या कोर्ट ने इसके ऊपर बोला। कोर्ट ने सबसे पहली बात ये बोली है कि जो वेस्टेड मतलब है, उसका मतलब क्या है वेस्टेड का, कोर्ट ने एक्सप्लेन करा उन बातों को, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि भाई वेस्टेड का मतलब होता है कि आपका एब्सोल्यूट राइट और ओनरशिप, एब्सोल्यूट राइट ऑफ ओनरशिप आ गई है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो कोपार्टनर वाला जो मैटर है उसके इसमें राइट जो है बाय बर्थ बेशक आ जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। ए का राइट बाय, हम ये मानने के भाई जैसे हमने ऊपर भी देखा था मिताक्षरा लॉ के बारे में जो मैंने आपको बताया था, यहाँ बोला गया कि भाई अगर बाय जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका अपने बाप की प्रॉपर्टी पर राइट आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही बात बोली गई कि भाई कोर्ट ने बोला ठीक है हम ये मानते हैं कि कोपार्टनर देखिए क्या होता है, कोपार्टनर टर्म भी मैं आपको समझा दूं। कोपार्टनर टर्म का मतलब होता है कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो हिंदू जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। अब इसके मान लीजिए एक फादर था, एक फादर की प्रॉपर्टी थी, उस फादर के 3 बच्चे थे, ठीक है। 3 बच्चों के भी बच्चे थे, ये 3 बच्चे हो गए, ठीक है। इनके भी 2-2 बच्चे मान लो, ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो उससे मतलब नहीं है, बस बच्चे थे, ठीक है। ये बच्चे हो गए इन तीनों के, ये हो गए फादर। समझ आ गया आपको, पहले फादर, फिर फादर के 3 बच्चे और 3 बच्चों के बच्चे। तो अब ये प्रॉपर्टी है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ये फादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसके अंदर कर्ता हो गया फादर, जो देख रेख करता है प्रॉपर्टी की, सब चीजें देखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कर्ता। आपने हिंदू मतलब मैं ये भी सुना होगा कर्ता धर्ता, भाई जो मेन हेड ऑफ फैमिली होता है वही सबका देख रेख करता है, सबकी कर्ता धर्ता करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आता है कर्ता, ठीक है। बाकी ये जितने भी हैं तीनों भाई हो गए, यानी कि उस फादर के 3 बच्चे हो गए या उनके बच्चों के बच्चे, ये जितने हैं ये इस प्रॉपर्टी के लिए क्या होंगे, कोपार्टनर। इनको बोला जाता है कोपार्टनर, ठीक है। ये सब कोपार्टनर्स हैं, ये समझ आ गया आपको। तो कोपार्टनर उसी को ही कहा जाता है इसके अंदर। अब आते हैं इधर, तो ये क्या कह रहा है, ये कोर्ट कह रहा है कि चलो मैंने मान लिया कि भाई जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसा कोपार्टनर प्रॉपर्टी पर अपना राइट एक्वायर कर लेता है, लेकिन वो राइट कोई डेफिनेट नहीं रहता। डेफिनेट का मतलब उसका कोई ये प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल और देता हूं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में भैया अभी जब पार्टीशन हुए नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई ये पार्ट तेरा है, ये पार्ट मेरा है, या ये पार्ट किसी और का है, ये उसका है, ऐसा तो है ही नहीं। वो तो जनरली बस एक प्रॉपर्टी है, सबको पार्टनर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अब सारे इसमें कोपार्टनर हैं, ये जितने हैं इस प्रॉपर्टी में। तो अभी जो आप अभी फिक्स किसी का भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि भाई बेशक कोर्ट ये कह रहा है कि बेशक मैं मानता हूं कि भाई
पैदा होते ही राइट आ जाता है प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ, बट इस वो राइट एक डेफिनेट नहीं होता। द शेयर ऑफ कोपार्टनर बिकम एब्सोल्यूट व्हेन ओनली व्हेन पार्टीशन ओपन एंड हेल्ड। जब तक पार्टीशन नहीं होगा तब तक वो एब्सोल्यूट नहीं माना जाएगा, शेयर डेफिनेट शेयर नहीं होगा, ठीक है। तब तक हम ये इसमें इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला, जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये ए का होगा ये बी का होगा, कि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम उसको नहीं कह सकते कि भाई एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। बाय बर्थ राइट है मान लेते हैं, लेकिन डेफिनेट राइट नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि भाई है, क्योंकि पार्टीशन अगर नहीं हुआ तो। अब इसके अंदर वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि मिताक्षरा, जो हिंदू मिताक्षरा लॉ है उसमें यह है कि कोपार्टनर एक्वायर्स अ राइट इन अ जॉइंट फेयरली, ठीक है। ये फेयरली होगा या फैमिली होगा, वो चलो कोई नहीं, वो तो बात की बात है। राइट इन अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एज सुन एज ही वाज बोर्न, जैसे ही वो बोर्न होगा उसका एक्वायर आ जाता है राइट का, लेकिन वो राइट एब्सोल्यूट या डेफिनेट नहीं है, यानी कि आपका पार्ट फिक्स नहीं है प्रॉपर्टी में से कि आपका पार्ट ये है ये है ये है या ये है, बट आपका राइट बनता है। लेकिन हाँ, बट राइट इज अनस्पेसिफाइड, यानी कि आपका राइट स्पेसिफाइड नहीं होता। लेकिन a co-partner acquire and then serve by but has no definite share in the co-partner. A co-partner does not have on ऐसे specific all the co-partner जो है। हाँ, ये भी क्या है, और इसके बाद क्या है, उस टाइम तक जब तक प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलती, सब जो है उस प्रॉपर्टी का एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो आपके दादा से बाप को आई, बाप से फिर और अदर पर्सन को आई, उसके बेटे को गई, फिर उसके बेटे को गई, उसको, जिसमें दादा लाई प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इंटरेस्ट टू चेंज टाइम टू टाइम, इसमें इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी कोई कोपार्टनर ऐड होता है, कभी कोई, मान लीजिए फैमिली मेंबर मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं जल्दी से। ये भाई एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, ये जो लोग रह रहे हैं इनमें से भाई कोई मर भी सकता है, ठीक है। तो अगर कोई या कोई उनके फैमिली में कोई बच्चा पैदा भी हो सकता है, जॉइंट हिंदू फैमिली के जो है, अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो कोपार्टनर बढ़ जाएंगे। अगर कोई बच्चा नहीं तो खैर कोई अगर पर्सन एक्सपायर हो जाएगा तो उसमें क्या है कि भाई वो कम हो जाएंगे कोपार्टनर। अगर कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है तो इसके अंदर यह या तो एडिशन होता है या डिलीटेशन होता है, इसलिए टाइम टू टाइम जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी का चेंज होता रहता है, ठीक है। अब जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए कोई भी डेफिनेट हम शेयर नहीं कह सकते कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि भाई द कोर्ट एडेड दैट द प्रॉपर्टी अलॉटेड टू कोपार्टनर बिकम स्पेसिफाइड ओनली ऑन पार्टीशन। अब जाहिर सी बात है, पार्टीशन के बाद ही प्रॉपर्टी डिसाइड होगी किसकी क्या है। स्पेसिफिक एक्सटेंट ऑफ बिकम एब्सोल्यूट ओनर टू दैट प्रॉपर्टी इन हिज राइट, उसके बाद ही वो एब्सोल्यूट ओनर प्रॉपर्टी का बन पाएगा। तो जो वेस्टेड वाला जो मैंने आपको मतलब बताया था ना, शेयर अलॉटेड टू दैट इफ ही वाज, अब इसके अंदर यही है, मान लीजिए। अब हाँ, कोर्ट ने ये बात समझे। अब कोर्ट ने उसके बाद ये बोला कि भाई जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका पार्टीशन अगर हो गया है और चाइल्ड को मिल चुका है, ठीक है, चाइल्ड, तो ये माना जाएगा कि भाई चाइल्ड का राइट प्रॉपर्टी के अंदर वेस्टेड है। मान लीजिए ए है, ए पैदा हुआ है, ठीक है, ए के नाम कोई प्रॉपर्टी पहले से ही कर दी गई है। ए पैदा हुआ, ठीक है, मान लीजिए आज ए पैदा हुआ, कल उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी गई, परसों उसको सी ने अडॉप्ट कर लिया। ए बी के यहाँ आज पैदा हुआ है, ठीक है, कल एक मिनट चलो ऊपर मैं आपको समझा देता हूं, ऊपर देखिएगा जरा। ए मान लो भाई किसके यहाँ पैदा हुआ है, बी के यहाँ आज, कल बी ने उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी है, और यहाँ पर जो सी ने उसको परसों अडॉप्ट करा है। कल प्रॉपर्टी करी बी ने ए को और सी ने परसों उसको अडॉप्ट कर लिया। तो इस कंडीशन में ए क्लेम कर सकता है, ए का पूरा राइट बनता है अपनी बी से प्रॉपर्टी क्लेम करने का जहां पर वो पैदा हुआ है। लेकिन
अगर कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं हुई, कुछ नहीं है, तो ए फिर कल इस एडॉप्शन हो, ए का जब एडॉप्शन हो जाएगा यानी कि गोद ले लिया जाएगा, उसके बाद ए ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी में से क्लेम चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। ए ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को बी से प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसके अंदर ये यही कह रहा है, इफ शी, ही और शी, क्योंकि एडॉप्ट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। इफ ही शी वॉज एडॉप्टेड आफ्टर सच वेस्टिंग, जो वेस्टिंग राइट बताया था आपको मैंने, ही शी कैरी विद हिम हर सेड प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को लेकर जा सकती है, ठीक है। ही सर्व हर रिलेशनशिप विद फैमिली इन सच, और उसका चाहे उसका मतलब अडॉप्ट होने के बाद जाहिर सी बात है माना जाता है कि अभी जिस उसमें आप पैदा हुए हैं वहां से आपके जो भी वो हैं रिलेशन वगैरह, उनका एक तरह से एंड माना जाता है लीगली तौर पर। तो ये बात वही कह रहा है, ठीक है। अब इसमें कोर्ट ने फिर वही बोला कि भाई कुछ बुक्स का रेफरेंस देते हुए कि उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई उसमें जो भी जब बच्चा अडॉप्ट हुआ जाता है तो अडॉप्टेड फैमिली जो है उसको लेकर उस बच्चे का राइट मतलब हो जाता है राइट, लेकिन जहां वो पैदा हुआ है वहां पर राइट उसका सीज हो जाता है, ठीक है। वहां से वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। इसके अंदर भी फिर कोर्ट ने वही बात बोली है इस पूरे चीज को लेकर रेफरेंस देते हुए कि भाई यहाँ तक की जो वो है जिसको अडॉप्ट कर लिया गया है, वो जो फनरल सेरेमनीज वगैरह होती है, जब कोई अंतिम संस्कार वगैरह की जो रीति रिवाज होते हैं वहां तक भी उसका जो राइट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ही शी ceases to perform funeral ceremonies and loses all right inheritance and completed if she had never born, मतलब इस तरह से उसका प्रॉपर्टी से राइट खत्म हो जाएगा कि माना जाएगा वो बंदा पैदा ही नहीं हुआ है। कहां से? जिस उसमें वो पैदा हुआ है उसके बाद उसको किसी ने गोद ले लिया और वो बंदा गोद ले लिया गया, उसके मतलब उसको गोद ले लिया गया, तो वो जिस उसमें पैदा हुआ है, ठीक है, वहां पर ऐसा माना जाएगा कि वो बंदा पैदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए कोर्ट ने क्लियरली कहा, द कोर्ट फर्दर सेड दैट सेक्शन 12 मेक्स इट क्लियर दैट नो ऑन अडॉप्शन इनटू अडॉप्टेड फैमिली फ्रॉम डेट ऑफ अडॉप्शन चाइल्ड सर्व्स ओल्ड ties with the family of birth and become co-partner of adopted family। तो ऐसे में जब वो ले लिया जाएगा अडॉप्शन में, तो जहां पर वो पैदा हुआ है उसके सारे राइट्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वो राइट और वो कहाँ रहेंगे, जो अडॉप्टेड फैमिली है उनके साथ शुरू हो जाएंगे। कोर्ट ने ये बोला सिंपल तौर पे, ठीक है। इसका भी मतलब वही है जो मैंने आपको बताया है। अब ये तो रही पहली जो मैंने आपको बता दी इंफॉर्मेशन, ये पहली इंफॉर्मेशन रही जो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम सेकंड उस पर, न्यूज पर जो हमारी करंट अफेयर की है। इसके अंदर देखिए, सेंटर रीअपॉइंट्स तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 more ईयर। अब मैं ये पढ़ाने से पहले आपको एक जनरल भी थोड़ा दे देता हूँ। देखिए, देश का जो सबसे बड़ा वकील बोला जाता है ना, अब एक बात बताओ, देश में सबसे बड़ा बंदा कौन, मतलब वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन पावर किसके हाथ में? सबसे ज्यादा पावर हम पीएम के हाथ में मानते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होगा, जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पावरफुल है तो जाहिर सी बात है वो भी पावरफुल होगा, तो उसके लिए भी कोई पावरफुल वो चाहिए बंदा, तो वो वाली पोस्ट भी सबसे टॉप की होगी। तो इंडिया में अगर टॉप के, मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन में आता है कि भाई इंडिया में सबसे बड़ा वकील कौन है पावर के हिसाब से या वैसे, तो वो बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से नीचे रैंक में आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब स्टेट में आओ, स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट का लॉयर होता है उनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। ये आपको समझ आ गई 3 चीजें। अब इसके अंदर जो वो है
तुषार मेहता जी, ये इनको अपॉइंट, ये पहले भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनको दोबारा से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया 3 साल के लिए, जिनके शुरू हो जाएगा टाइम पीरियड 1 जुलाई 2023 से। इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इनको अपॉइंट किसने किया गया है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, ये होता है एसीसी, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। इनको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अपॉइंट करा है, फ्राइडे को अप्रूव करा है कि भाई हम तुषार मेहता जी को दोबारा से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। 1 जुलाई से वो बन जाएंगे। इनके साथ अदर पर्सन जिनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, ये दोबारा से रीअपॉइंट किए गए हैं। इनमें से ये इनके नाम है, एक नजर मार दो ना, ठीक है। इन लोगों को बनाया गया है, और इन लोगों का जो टेन्योर है, जब ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो इन लोगों का जो टाइम है अब वो खत्म कर दिया गया है, हैव कम टू एन एंड, ठीक है। इनका टाइम पीरियड बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, और हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। अब हमारे जो, ये तो मैंने बताया अटॉर्नी जनरल, आपको ऊपर बताया था मैंने सॉलिसिटर, आपको अब ये है अटॉर्नी जनरल, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। सबसे पहले आ गए अटॉर्नी जनरल, फिर आ गए सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। और अगर आप स्टेट के अंदर देखोगे, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, बहुत अच्छी है, मुझे पता है, ठीक है। अगर आप आओगे उस पे स्टेट गवर्नमेंट के लेकर, स्टेट के अंदर लेकर, वहाँ होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है इंडिया में? अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। चीफ लीगल एडवाइजर तो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लो, यूनियन गवर्नमेंट कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, बात सारी एक ही है, ठीक है। जितने भी मैटर होते हैं उनके, लीगल मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सबको ये एडवाइस देते हैं। पहली चीज ये आ गई, ठीक है। अब आ जाओ कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी हमारे, ठीक है। ए वेंकटा रमनी, ठीक है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। फर्स्ट हमारे अटॉर्नी जनरल कौन थे? ये हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे एमटी स्टेलवात, ये हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। हमारे फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ये थे किशन दफ्तरे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हो सकता है इस न्यूज़ के रेफरेंस में, इस वाली न्यूज़ के रेफरेंस में क्लैट के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, इस वाली न्यूज़ के रेफरेंस में, जिसमें वो आपसे पूछ ले कि भाई पहले कौन थे या अब कौन है प्रेजेंट। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन कब है, ये मैंने है, आप यहाँ से देख के याद कर सकते हो इनको। अब आ जाओ थोड़ा बात कर लेते हैं फंक्शन क्या है सॉलिसिटर। यहाँ मैंने आपको अटॉर्नी जनरल का तो बता दिया, अब सॉलिसिटर जनरल के थोड़े फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका काम सिंपल सा है, देखिए, सबसे पहले एडवाइस देते हैं लीगल मैटर पे गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे ये लीगल मैटर के ऊपर, ठीक है। जो भी लीगल ड्यूटीज असाइंड करी गई है प्रेसिडेंट द्वारा इनको, वो सारी ड्यूटी इनको परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपेयर होते हैं सारे केसेस, जो भी जितने भी गवर्नमेंट के, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब पर जाके देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, और कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस चल रहा होगा ना, तो वहाँ पे आपको ये तुषार मेहता जी खड़े हुए दिख जाएंगे। तो ये जो है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सब केसों में, कहाँ कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट है उसके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 143, ठीक है, जिसमें ये प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कंसल्ट वगैरह जो भी करा जाता है, ठीक है, उसमें ये सब अपना रोल प्ले करते हैं, कंसल्ट करने में, बताने में, लीगल कोई अगर दिक्कत आ रही है तो ये इनसे बात करते हैं। ये सारी बातें इनको सॉलिसिटर
जो हमारे हैं जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी बातें बताते हैं, सारी बातें जो भी लीगल मैटर से रिलेटेड होते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिंपल यही है, जो भी लीगल तौर पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट को, तो उसमें ये उनकी हेल्प वगैरह करते हैं और अपेयर वगैरह होते हैं उनके भी, आप पे ये सब करते हैं काम। तो बता दिया मैंने जो भी था आज की इस वीडियो में। तो करते हैं यहीं पर ख़त्म वीडियो को और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ ज़रूरी बातों के साथ। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ मतलब दिक्कत है समझने में, समझ नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके, मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर अगर आपके दोस्तों जो क्लैट या किसी लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनको जल्दी से जाकर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और बाकी अदर वीडियो आप चैनल विजिट करिए, देखिए उसके अंदर क्लैट नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको क्लैट से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी जो जो मैंने अब तक बनाई है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मजे में रहिए, टाटा बाय बाय।